वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी फॉर टीचर। तो आज हम लोग केवीएस पीआरटी के बारे में केवीएस पीआरटी की तैयारी शुरू करेंगे और इसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कॉन्सेप्ट के मिनिमम 10 क्वेश्चंस आज करेंगे। चलिए तो क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। Which of the following best illustrates the interrelationship between growth and development? है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के पारस्परिक संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? बच्चा 1 वर्ष में 5 इंच बढ़ता है लेकिन व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वृद्धि और विकास मतलब कि रिलेशनशिप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में जो भी बनती है होती है जो उसको सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन बता रहा है। तो वो हम लोग को ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है। A child grows 5 inches in a year but shows no improvement in behavior. A child becomes taller and starts understanding abstract ideas. ये सही ऑप्शन लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। A child learns in new language but remains the same height. ये भी गलत है। Child gains weight due to illness. गलत। तो मतलब सिर्फ बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a principle of development? Development is lifelong. Development is रिवर्सिबल डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। ये इसका ऑप्शन हो सकता है क्योंकि नॉट बोला गया, इसको जरूर ध्यान रखना है। कोई किसी क्वेश्चन में अगर नॉट लिखा हो तो उसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, जिसके बाद ही क्वेश्चन करना शुरू करो। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। डेवलपमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है। डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल होता है। Development is influenced by both heredity and environment. Correct. This is correct. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्सिबल। डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं होता है, डेवलपमेंट इरिवर्सिबल होता है। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, ये तो सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर हमारा बी। The concept of readiness to learn is closely linked with कॉन्सेप्ट ऑफ रेडीनेस टू लर्न। अधिगम के लिए तत्परता की अवधारणा मुख्यतः किससे जुड़ी है? सोशल एक्सपोजर, मतलब बच्चा रेडी हो गया। रेडीनेस टू लर्न एक जो कॉन्सेप्ट होता है कि अधिगम के लिए तत्परता, वो मतलब अधिगम करना चाहता है तो उसके लिए किस चीज से वो लिंक है मेनली, क्यों खुद से ही अधिगम करना चाहता है, खुद से ही लर्न करना चाहता है चीजों को। सोशल एक्सपोजर नहीं। मोटिवेशन फ्रॉम पेरेंट्स, मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए काम करता है, ज्यादा टाइम के लिए काम नहीं करता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन से आप 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम 10 दिन आप पढ़ सकते हैं, बट इंटरनल मोटिवेशन से आप परमानेंट पढ़ाई कर सकते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस का भी सेम ही सीन है। सोशल एक्सपोजर, मोटिवेशन फ्रॉम पेरेंट्स, पीयर इन्फ्लुएंस, इनसे आप एक लिमिटेड टाइम के लिए ही पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनल मोटिवेशन है जो कि मैच्योरेशन से आता है, परिपक्वता से आता है, उससे आप लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तत्पर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A 10-year-old child enjoys board exams that require strategy. ठीक है। A 10-year-old child enjoys board exams that require strategy. This reflect advancement in which domain? फिजिकल, मोरल, सोशियो इमोशनल, कॉग्निटिव, है ना। चलो देखते हैं हिंदी में। एक 10 वर्षीय बच्चा ऐसे बोर्ड गेम पसंद करता है जिसमें रणनीति की आवश्यकता होती है। यह किस विकासात्मक क्षेत्र को दर्शाता है? फिजिकल डोमेन, सीधी सी बात है, स्ट्रैटेजी आ गई है। रिक्वायर स्ट्रैटेजी, गेम है, स्ट्रैटेजी है, तो इसमें क्या मेंटल काम हो रहा है ना, दिमाग से काम हो रहा है। मोरल इसमें नहीं होगा, सोशियो इमोशनल भी नहीं होगा, कॉग्निटिव इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर डी हो गया। A teacher encourages children to share toys and take turns. This strategy supports. एक टीचर है, इनकरेज कर रहा है बच्चों को किस चीज के लिए, कि अपने जो टॉयज हैं उसको शेयर करो और टर्न्स के साथ खेलो। जैसे 2 बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक बारी तुमने खेल लिया, फिर नेक्स्ट दूसरे बच्चे ने खेल लिया, फिर दोबारा तुमने खेली, ऐसे टर्न लेके खेलो।
तो इससे क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंडिपेंडेंस, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, मोटर कोऑर्डिनेशन। शिक्षक बच्चों को खिलौने साझा करने और बारी बारी खेलने के लिए प्रेरित करता है। यह रणनीति किसका विकास करती है? भाषा विकास बिल्कुल भी नहीं। भावनात्मक विकास, भावनात्मक विकास थोड़ा सा कुछ 1-2% कह सकते हैं। सामाजिक भावनात्मक विकास, ये तो 100% इसका सही आंसर ही यही होना चाहिए। या मोटर समन्वय थोड़ी ना होगा इससे। इसमें क्या होगा, वो टॉयज से खेल रहा है और टर्न्स लेने के लिए इनकरेज किया जा रहा है, कुछ ना कुछ दिमाग से खेला जा रहा है कि हाँ बच्चा अपने माइंड का यूज करे, बच्चे की जो इमोशनल डेवलपमेंट हो वो हो, जिससे कि बच्चा वो शेयरिंग की एक आदत होती है, शेयरिंग होती है, उस चीज को ग्रहण करे, उस चीज को समझे कि हाँ शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या, किसके साथ शेयर कर रहा है, किसी सोशल इंसान के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा है ना। तो क्या है ये सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, फ्रेंड के साथ या भाई के साथ, किसी के भी साथ शेयर कर सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The emergence of empathy in children primarily falls under which developmental domain? Cognitive, physical, moral, socio-emotional. बच्चों में सहानुभूति का विकास मुख्यतः किस विकासात्मक क्षेत्र में आता है? तो एम्पैथी, सहानुभूति की इसमें बात हो रही है ना। जो पूछा गया है कि कौन सी डेवलपमेंटल डोमेन में उसको रखा जाएगा, इसको सहानुभूति या एम्पैथी को, या तो ये कॉग्निटिव होगी, फिजिकल होगी, मोरल होगी या सोशल इमोशनल होगी, है ना। तो एम्पैथी कॉग्निटिव बेसिकली डील करेगा किससे, जिसमें अधिगम होता है ना, उसमें वो डील करेगा, जिसमें कॉन्सेप्चुअल बात होती है, इन सब चीजों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। फिजिकल डेवलपमेंट किसमें होगा, खेल कूद। मोटर डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट एक दूसरे से बहुत इंटररिलेटेड रहते हैं। मोरल डेवलपमेंट भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये एम्पैथी है, सहानुभूति है, इसमें कोई भी मॉरल बिहेवियर नहीं है। इसके बाद सोशियो इमोशनल, एक सहानुभूति आप किसके साथ करते हैं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ दिखाते हैं या जानकार व्यक्ति के साथ भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, सोशली बच्चा एक्टिव हो रहा है, सोशली एक्टिवनेस आ रही है ना, सोशल एक्टिविटी है ये, इसकी वजह से इसमें सोशियो और इमोशनल, सोशियो एम्पैथी या सहानुभूति है तो सोशियो इमोशनल इसमें आएगा। चलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। Moral development can be best facilitated through memorization of moral values, avoiding controversial topics, classroom debates on moral dilemmas, enforcing strict rules. नैतिक विकास को सर्वाधिक कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? नैतिक मूल्यों का कंठस्थ अभ्यास, कहीं पर भी मेमोराइजेशन या रोट मेमोराइजेशन ऐसे शब्द अगर कहीं भी दिखें, वो ऑप्शन सदैव पॉजिटिव चीज के लिए गलत होता है, और ये क्वेश्चन पॉजिटिव है। मॉरल डेवलपमेंट कैन बी बेस्ट फैसिलिटेटेड थ्रू, तो रट के थोड़ी मॉरल वैल्यूज आएंगी, या कि उस चीज को अवॉइड करके, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज है, एक बच्चे के लिए कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज है, उस चीज को अवॉइड करके उसके अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप नहीं हो सकती हैं, है ना। और रूल्स आप एनफोर्स कर दो कि स्ट्रिक्ट रूल लगा दिए, अब वो मॉरल वैल्यूज तब शो करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मॉरल वैल्यूज बच्चे तभी शो करेंगे जब वो डिबेट हो, उस पर बातचीत की जाए, तो उनके जो डायलेमास होंगे तो वो खत्म किए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा चलता है किसका, हाइंस डायलेमा, इसके बारे में हम सभी ने पढ़ा हुआ है। हाइंस डायलेमा इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ना। अपनी क्लास में आप पूछिए कि हाइंस गलत था या वो शॉपकीपर गलत था, कौन गलत था, तो बच्चे बताएंगे अपना बताएंगे कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। तो ये हाइंस डायलेमा सही है, उसके लिए आप क्लास में इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी द प्राइमरी डेवलपमेंट चैलेंज ऑफ एडोलेसेंस इज, एरिक्सन थ्योरी का प्राइमरी डेवलपमेंट चैलेंज ऑफ एडोलेसेंस क्या होगा? एडोलेसेंस में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी नहीं,
इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी ये नहीं होता है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम ये भी बचपन में आता है। ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट ये तो शुरुआत होती है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एडोलेसेंस में बच्चे अपने आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं और वो कंफ्यूज होते हैं अपने रोल को लेकर कि वो क्या है, उनका रोल क्या है, वो बड़े हैं, वो छोटे हैं, वो क्या है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए या उनको अथॉरिटी दिखाना चाहिए। एडोलेसेंस के टाइम में उनको इस चीज का प्रॉब्लम रहता है। तो इसका सही क्या होगा आंसर? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। चलिए, which of the following is a cognitive change type typical of adolescence? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था में होने वाला संज्ञानात्मक परिवर्तन है? तो किशोरावस्था में होने वाला ये क्या संज्ञानात्मक परिवर्तन कौन सा होगा? ऊंचाई में वृद्धि, अमूर्त सोच में रुचि, मित्रता बनाना, भावनात्मक निर्भरता। Interest, increase in height, interest in abstract thinking, formation of friendships, emotional dependency। देखो, पहली चीज, एडोलेसेंस में डिपेंडेंसी बच्चा नहीं चाहता है, he wants to be independent। फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंडशिप्स ये सबसे ज्यादा एडोलेसेंस की पहले की स्टेज में होता है, जिसमें जब बच्चा 6 से 10 साल की उम्र में होता है उस समय वो फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंडशिप्स जो होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं। इसके बाद इंक्रीज इन हाइट, ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये एडोलेसेंस में टिपिकल चेंज नहीं है, ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज नहीं है ना, ये तो नॉर्मल है, ये हर स्टेज में होगा जब तक कि आप अडल्ट नहीं हो जाते हैं। इंक्रीज इन हाइट तो हर स्टेज में होगा, तो ये सिर्फ एडोलेसेंस का ही एक ऑप्शन नहीं है। इंटरेस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच में रुचि, ये एडोलेसेंस में ही शुरू होती है। ये कब शुरू होगी? एडोलेसेंस में। कब? एडोलेसेंस में ही ये स्टार्ट होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म स्टॉर्म एंड स्ट्रेस इन एडोलेसेंस रिफर्स टू फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलेसेंस, conflicts with parents and teachers, emotional turbulence and identity crisis, increase in academic workload। दो जो ये टर्म है storm and stress in adolescence refers to, किस चीज को होगा? ये सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूं। ये दिया था storm and stress, ये दिया था जी स्टैनली हॉल ने। ओके, और ये किसके लिए था? इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के बारे में था। ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स मतलब इमोशनली जो उतार चढ़ाव होते हैं, कब? ये 13 से 18 साल की उम्र में, उसके लिए ये था, ये दिया गया था। स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की वो दी गई थी, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, है ना। तो ये एडोलेसेंस के लिए ही बोला गया था, जी स्टैनली हॉल ने इसको दिया था। अब ये क्यों बोला जाता है? फिजिकल ग्रोथ के लिए कभी नहीं। कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स एंड टीचर्स नहीं, ये इतना ज्यादा नहीं होगा। इमोशनल टर्बुलेंस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, इस समय पे जो बच्चा होता है उसके अंदर इमोशनल टर्बुलेंस चलता है, वो भावनात्मक अस्थिरता होती है और उसको अपनी पहचान की संकट भी रहता है। पहचान, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है कि वो है क्या, उसकी जो सोशल वैल्यू है वो इस समय क्या है। उसको पेरेंट्स से भी उसके लिए कुछ सोचा गया हुआ है, कुछ उस पेरेंट्स की क्या बोल सकते हैं, कुछ थिंकिंग है उसको लेकर के, वो टॉप करे स्कूल में, वो क्या करे, वो क्रिकेट खेले, वो फुटबॉल खेले, या टीचर्स की कुछ उससे एक्सपेक्टेशन होती हैं कि फिर वो अच्छे से क्लास में रहे, बिल्कुल भी बदमाशी ना करे। और फिर उसका खुद का रहता है, पीयर्स का थोड़ा सा रहता है कि वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है अपने दोस्तों के बीच, जिससे कि लोग उसको एक सम्मान की नजरों से देखें, है ना। तो ये सब चीजें, इमोशनल टर्बुलेंस और आइडेंटिटी क्राइसिस ही एडोलेसेंस में चलता है। इसी चीज को लेकर स्टॉर्म एंड स्ट्रेस जी स्टैनली हॉल ने बोला था, और इसका मतलब होता है इमोशनल अप्स एंड डाउन्स।